Hi, all of you. Namaste and welcome back to our channel. Pallavi Parihar this side. Hope you all are doing good and welcome to the video of Wisdomful Wednesday. Exactly. Wisdomful Wednesday के वीडियो में आप सारे लोग का स्वागत है. And as you can make out from the thumbnail, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो नॉलेज आपको मिलने वाला है is all about a concept, a very prominent concept, and that's about private placements under the Companies Act 2013. Exactly, guys. We're going to talk about private placement. क्या होता है, क्या प्रोसेस है और कौन सी कंपनीज प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर के आ सकती है, ये सारी चीजें हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको पता है ना आपको क्या करना होता है. जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने व्यूज कमेंट में डालिए. यार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज डाल के बताइए कि आपको ये कंटेंट कैसा लगता है. एंड एनीथिंग दैट यू वांट, एनी टॉपिक दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल मेक द वीडियोस फॉर द सेम. तो आपके व्यूज मुझे पता रहेंगे तो आपको भी आपकी नीड, आपके रिक्वायरमेंट का कंटेंट मिलता रहेगा. तो चलिए अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड लेट्स हॉप ऑन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के ना चैप्टर नंबर 3 में डिफाइन करा गया एक कॉन्सेप्ट. चैप्टर नंबर 3 एक्चुअली जो अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का ये चैप्टर है. शॉर्ट में हम इसको पीएस के नाम से जानते हैं. दैट्स प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. और ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो इसका सेकेंड पार्ट है दैट इज अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट, जो सेक्शन 42 में कवर अप करा जाता है. एंड इंटरेस्टिंगली ना ये एक सिंगल सेक्शन पर बेस्ड पार्ट है. इसके पहले का जो पार्ट है, पार्ट 1 जो है चैप्टर नंबर 3 का आपके कंपनीज एक्ट के, उसमें आप प्रोस्पेक्टस और अलॉटमेंट से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स पढ़ते हो. ऑलमोस्ट सेक्शन नंबर 23 से लेकर के जो प्रोविजंस हैं वो कवर अप करे जाते हैं एंड इट लास्ट अप टिल सेक्शन 40. सेकेंड पार्ट स्पेसिफिकली प्राइवेट प्लेसमेंट पर बेस करा गया है. तो यू कैन मेक आउट ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना. तो सेक्शन नंबर 42 एक अकेला सेक्शन, पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3. सेक्शन नंबर 42 पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आपको प्राइवेट प्लेसमेंट. आइए प्रोविजंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है. अनफॉर्चुनेटली हमें कंपनी एक्ट में ना प्राइवेट प्लेसमेंट का डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं मिलता बच्चों. we don't have a definition as to what exactly private placement is, a specific definition. पर हाँ explanation इसी सेक्शन 42 में जहां कंडीशंस दी गई है ना हमें, यहाँ पर हमें प्राइवेट प्लेसमेंट का एक्सप्लेनेशन जरूर देखने मिलता है और उस एक्सप्लेनेशन से हम निकालते हैं इंटरप्रिटेशन टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट इज. क्या देखो दो पार्ट में टूटा हुआ है, दो वर्ड्स आते हैं प्राइवेट और प्लेसमेंट, तो एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो मेक आउट कर सकते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट हैज समथिंग टू डू विद द प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी. राइट, इट हैज समथिंग टू डू विद द प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी ऑन अ प्राइवेट बेसिस. अच्छा, कई बार ना बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, गलती करते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट को समझ लेते हैं प्राइवेट कंपनी के द्वारा अलॉट करी गई सिक्योरिटी. जब भी प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी अलॉट करी तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट होगा ऐसा सोच लेते हैं. ना 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 मुन्ना ना, अगली बार ऐसा ना सोचना. प्राइवेट प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है पब्लिक में ना जाते हुए सिलेक्टेड लोगों को प्लेस करना, सिलेक्टेड लोगों को अलॉटमेंट देना. इसीलिए ना कभी कभी इसी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के नाम से भी जाना जाता है. अच्छा, इसके साथ भी बड़ा लोचा होता है. प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट बने समझते हैं प्रेफरेंस शेयर का अलॉटमेंट. नहीं, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, भी नहीं है, वो भी नहीं है, दोनों ही नहीं है. सिर्फ एक मतलब है, ना ये प्राइवेट कंपनी अकेली कर सकती है और ना ही इसका मतलब है कि आप प्रेफरेंशियल अलॉट कर रहे हो. प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है इट इज एनी ऑफर और एन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इशू द सिक्योरिटीज टू अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन और पर्संस.
ये जो तीसरा पार्ट है ना इस डेफिनेशन का, ये इसका पंच। Selected person. We don't go to everybody. We don't go to everyone in the public. Selected person. सिलेक्टेड पर्सन को दिया गया अलॉटमेंट या पर्सन्स को किया गया अलॉटमेंट क्या कहलाएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ रहे? सो ये एक एक्सप्लेनेशन है जिससे हमें प्राइवेट प्लेसमेंट का एक बेसिक मीनिंग निकल आता है। Private placement is a process whereby the shares or securities of a company, whether the company is a private company, यहाँ ये बहुत क्लियर कर लीजिए कि कंपनी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो भाई, प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर के आ सकती है। So whether it's a private company or it's a public company, जब भी वो अपनी सिक्योरिटीज, शेयर्स या सिक्योरिटीज को सिलेक्टेड पर्सन या पर्सन्स को अलॉट करती है बाय मींस ऑफ गिविंग देम अ स्पेशल काइंड ऑफ एन ऑफर लेटर कॉल्ड एज द प्लेसमेंट, द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर, तो इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। समझा? ठीक है, सेक्शन नंबर 42 है, चैप्टर नंबर 3 ऑफ द कंपनी एक्ट है, उसका पार्ट 2 है और एक्सप्लेनेशन आपसे ये कहता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट इज अ process wherein the shares or securities of a company are allotted on a private basis and not by means of a public offer to a selected person or group of persons। और भाई इसके लिए आपको ना सेक्शन नंबर 42 के साथ साथ रूल नंबर 14 का कंप्लायंस करना है। तो 4214 124 12 का 4 नो 12 का 4 12 का 4 42 का 1। My name is Lakhan. No, my name is not Lakhan. My name is not Lakhan. My name is Pallavi. But you know, this reminds me of one of the very simplest technique to remember the section number and the rule number for private placement 12 का 4। बस परीक्षा में 12 का 4 ना लिख के आना। It is 4214. Remember this way. Section 42 read with rule number 14, जहां पर हमें दिया जाता है वो कंडीशंस, वो प्रोसेस जैसे कि या जिससे कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हैं। तो दिमाग का बत्ती जल गया होगा आप सारा लोग का अब तक, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन में ये बल्ब जल गया। आप भी अपना दिमाग का बत्ती जलाइए। आई रिमेम्बर देयर इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, मेंटोस खाओ दिमाग का बत्ती जलाओ। हम थोड़ा इसको एडिट कर लेते, पल्लवी का क्लास में आकर के बैठो और दिमाग का बत्ती जलाओ। पल्लवी पर, राइट? एनीवेज, जोक्स अपार्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट का बेसिक मतलब आप अब तक समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, यानी सेक्शन 42 और रूल 14 जिसकी शर्तों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन शर्तों में हमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या लिखा गया है और किस तरह से एक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर के आ सकती है। ठीक है, तो देखो अब कंडीशंस क्या क्या कहती है हमसे। वेल सी, सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वो आपसे कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट किसी भी कंपनी की बोर्ड सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन या पर्सन्स को करती है जिन्हें इस सेक्शन और रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाइड पर्सन्स कहा जाता है। समझ रहे थे ना क्या कहा जाता है भाई इन्हें? आइडेंटिफाइड पर्सन। ये देखो मैंने स्क्रीन पर हाईलाइट करा आपके लिए। A private placement shall be made only to a selected person or group of persons जिन्हें आइडेंटिफाई बोर्ड करती है और इन्हें हम कहते हैं आइडेंटिफाइड पर्सन्स। एंड इम्पोर्टेंटली इनकी संख्या 50 या वो जो कि प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में से ज्यादा नहीं हो सकती, और रूल में प्रिस्क्राइब्ड है 200। तो 50 तो हमें सेक्शन कहता है, रूल हमें कहता है 200, यानी कि एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, इन वन फाइनेंशियल ईयर कोई भी कंपनी पब्लिक हो भाई चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट प्लेसमेंट अगर कर रही है तो उसके पर्सन्स को, सिलेक्टेड पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को बोर्ड आइडेंटिफाई करता है। इन्हें आइडेंटिफाइड पर्सन्स कहा जाता है और ये 200 से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो सकते। आप बोलोगे ऐसा कॉन्ट्रोडिक्शन क्यों? सेक्शन कहता है 50 और फिर रूल कहता है 200। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जब सेक्शन आया उस समय हमने लिखा नॉट एक्सीडिंग 50, लेकिन हमने जो ये लाइन डाल दिया ना, एज मे बी प्रेस्क्राइब, सच हाई नंबर एज मे बी प्रेस्क्राइब, वो हमने फ्यूचर में करे जाने वाले किसी भी तरह के अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने, यानी लॉ मेकर्स। तो भाई इसीलिए सेक्शन ने तो कहा 50, लेकिन रूल्स में जब वो प्रोविजन ऐड हुआ तो रूल्स में कहा 200 एक फाइनेंशियल ईयर में।
अब आप 4 बार प्राइवेट प्लेसमेंट कर लो, चलेगा। 1 साल में 4 बार प्राइवेट प्लेसमेंट कर लो, चलेगा, लेकिन चारों बार में जितने-जितने लोगों को करोगे, एग्रीगेट इन नंबर 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने पहले क्वार्टर में करा 50 लोगों को, दूसरे क्वार्टर में करा 70 लोगों को, तीसरे क्वार्टर में मैंने फिर से 70 लोगों को कर दिया। अब 70, 70, 50, 70 दूना 140, 7 2s आर 14, सो 140 और 50 को मैं पहले ही कर चुकी थी, तो भाई ऐसी स्थिति में 190 लोगों को तो मैंने ऑलरेडी कर दिया। अब चौथी बार मैं 10 से ज्यादा को कर ही नहीं सकती। नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, कॉन्ट्रवेंशन है, और कॉन्ट्रवेंशन में तगड़ी पेनल्टी है, 2 करोड़ या उससे भी ज्यादा हो सकती है। लास्ट में बताऊंगी पेनल्टीज लास्ट में पड़ती है ना, तब बताऊंगी, तो याद रखना है ये चीज, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्टेड पर्संस को करेंगे जिन्हें बोर्ड आइडेंटिफाई करेगा। दे कैन नॉट एक्सीड 200 एज पर रूल 14 इन एनी वन फाइनेंशियल पर 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 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और यहाँ एक पॉइंट और है, इन 200 की काउंटिंग में कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जानते हैं कौन है वो लोग होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और कंपनी के वो एम्प्लॉयज जिन्हें शेयर्स मिले हैं, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी बीइंग ऑफर्ड द शेयर्स और सिक्योरिटीज अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो ये 200 की काउंटिंग। अब आपको पता है ना, एग्जामिनर जब क्वेश्चंस पूछते हैं, परीक्षा में जब सवाल आते हैं, तो सीधा सीधा थोड़ी ना आता है कि बता दो भैया प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, राइट अ नोट ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और द प्रोसेस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट। ना, इतना सीधा थोड़ी ना ना। तो इस तरीके के फिगर्स पे कैलकुलेशन आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है 200 का काउंटिंग में क्यूआईबीज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। क्यूआईबीज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जानते हो ना, जिन्हें सेबी के द्वारा क्वालिफाई करा जाता है। स्पेशल काइंड ऑफ बायर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, और कंपनी के वो एम्प्लॉइज जिन्हें आपने सिक्योरिटीज ऑफर करी है बाय वे ऑफ ईसॉप्स, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ईसॉप्स के तहत जिनको शेयर्स मिले, वो इस 200 की काउंटिंग से बाहर। यू कैन हैव मोर देन 200 ऑल्सो, सब्जेक्ट टू कंडीशन की 200 के ऊपर जितने भी वो यही लोग एक साथ। समझा इतना? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, पहला वाला पार्ट क्लियर हुआ सारे लोग को, ठीक है। जल्दी से बताइए मेरे को क्लियर हो गया कि नहीं, कैसे बताएंगे, नीचे कमेंट में लिखिए ना, नीचे कमेंट में लिखिए रेडी और क्लियर विद द प्रोविजंस। और अगर कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहाँ, कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ये नंबर इधर स्क्रॉल कर रहा है, यहाँ भी पूछ सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप का भी लिंक है, वहां जाकर के भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स और क्वेश्चंस है, यू कैन रेज द क्वेरीज। इतना सारा तरीका है। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आपसे क्या कहता है, तो भाई दूसरा पॉइंट कहता है कि कोई भी कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर के आएगी, तो उसका ये प्राइवेट प्लेसमेंट तभी आ सकता है जब इट गेट्स द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय मीन्स ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। तो माने आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेना है स्पेशल रेजोल्यूशन से, यानी जनरल मीटिंग में जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, एलिजिबल टू वोट है, और जो वोट कर रहे हैं, दे शुड बी 75%, एंड तब जाकर के आप ये प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकते हो। आइडेंटिफाई बोर्ड करता है किसको देना है, बट अप्रूवल तो शेयर होल्डर का ही चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो किस तरीके से हमने दोनों चीजों को लिमिट कर रखा है। बोर्ड को दिया अधिकार कि भाई आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यू कैन प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड पर्संस। द अप्रूवल, द फाइनल अप्रूवल हैज टू कम फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। So we balance the powers in the board and the shareholders of a company, right? Let's move on to the third point. तीसरा पॉइंट जो है वो आपसे कहता है उसी ऑफर लेटर के बारे में, उसके बारे में पिछला स्लाइड पे बताई। उन आइडेंटिफाइड पर्संस को जिनकी लिस्ट बोर्ड ने बनाई है, आइडेंटिफाई करने के बाद, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने के बाद, एक स्पेशल तरह का ऑफर लेटर भेजते हैं, और वो ऑफर लेटर जो है वो कहलाता है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर का एप्लीकेशन लेटर, जो पास 4 के फॉर्मेट। पास 4 क्या होता है? एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म जिसमें कि हमें इस ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर का फॉर्मेट है, कहाँ मिलता है, mca.gov.in का वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिए और उस फॉर्मेट में अपना लेटर तैयार, तो उसी फॉर्मेट में आपको भेजना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई, राइटिंग में इलेक्ट्रॉनिक मोड कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन विद इन 30 डेज ऑफ रिकॉर्डिंग द नेम ऑफ सच पर्संस बाय द बोर्ड, ये उन तक पहुंच जाना चाहिए।
ठीक है, विद इन 30 डेज। तो बोर्ड ने लिस्ट रिकॉग्नाइज कर ली, शेयरहोल्डर का अप्रूवल ले लिया और उसके बाद इमीडिएटली पास 4 के दिए गए फॉर्मेट में जो भी आइडेंटिफाइड पर्सन है उन सारा लोग को हमने क्या करना है, हमने ये ऑफर लेटर पहुंचाना। समझा? तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजो छुपा है बच्चों, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रोविजो छुपा है, और वो प्रोविजो छुपा है कहाँ? ये देखो, यहाँ 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 यहाँ। Provided that private placement is not going to carry any rights of renunciation. रेनन्सिएशन नहीं हो सकता प्राइवेट प्लेसमेंट में। आप जानते हो ना रेनन्सिएशन क्या होता है? रेनन्सिएशन माने ट्रांसफर करने का अधिकार अगर मुझे नहीं चाहिए तो, जैसा राइट्स इश्यू में होता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में रेनन्सिएशन नहीं होता। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ चलते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं अगली शर्तें क्या आती है। चौथा पॉइंट जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है वो आपसे ये कहता है कि हर वो व्यक्ति जो सब्सक्राइब करना चाह रहा है इस ऑफर को प्राइवेट प्लेसमेंट के, वो उस पास 4 में मिले गए ऑफर लेटर को पढ़ने के बाद प्रॉपर सारी डिटेल्स भर के सब्सक्रिप्शन मनी कंपनी के पास भेज देगा, और ये सब्सक्रिप्शन मनी कभी भी कैश में नहीं होगा। समझा? अगर आइडेंटिफाइड पर्सन इस ऑफर को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म को भर करके सब्सक्रिप्शन मनी कंपनी को भेज देंगे, और ये कभी भी कैश में नहीं होगा। ये या तो चेक के माध्यम से जाएगा या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जा सकता है, या आप कोई भी बैंकिंग चैनल ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि आरटीजीएस कर सकते हैं या नेफ्ट करा जा सकता है। जो भी पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, आप वो कर। लेकिन एनईएफटी, राइट, एनईएफटी ई मिस हो गया था, आप उसे एनएफटी ना समझ ले, वो एनएफटी क्रिप्टो वाला अलग, ये एनईएफटी अलग। तो ये करा जा सकता है। पांचवा पॉइंट आपसे कह रहा है कंपनी को ये ध्यान रखना है, खूब ध्यान रखिए इस चीज का, बहुत जरूरी है। ये ध्यान रखिए कि भाई जब तक आप फाइनल अलॉटमेंट नहीं कर देते आप पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं पैसा अकाउंट में आया और अरे वाह चलो अब अपन अपना काम करने आगे बढ़ जाए। नो, this proviso clearly states that the company shall not utilize any money that's raised through private placement until unless the allotment is being made. के लिए बोर्ड मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग में अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के साथ साथ भैया आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा, जो ई फॉर्म पास 3 में विद इन 15 डेज फाइल करना होता है एमसीए की वेबसाइट पर। ये ई फॉर्म पास 3 समझ रहे हैं इतना? ठीक है, तो आप 1 रुपया भी बैंक से निकाल के यूज नहीं कर सकते, वरना फिर पेनल्टी होती है। कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन पे पेनल्टी होती है। 1 रुपया निकाल के यूज नहीं कर, जब तक कि आप क्या नहीं कर देते, जब तक कि अलॉटमेंट नहीं हो जाता और ई फॉर्म पास 3 नहीं फाइल हो जाता, जो कि ये रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जो कि आपको 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट में फाइल करना है। और कंप्लीट लिस्ट ऑफ दोज आइडेंटिफाइड पर्संस अलॉन्ग विद किसको कितना शेयर दिया है वो सारा डिटेल आपको इसमें देना है, एंड एनी अदर डिटेल एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द लॉ। तरह से आपकी 5 शर्तें होती। समझ में आया? इतना क्लियर हो रहा है? क्विक सा रिकैप ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि मेजर प्रोविजंस यहाँ खत्म ही हो चुके हैं, बस पेनल्टी के ही पॉइंट आएंगे। कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, मेरे साथ साथ उधर दोहरा लेना। इस आधे घंटे पौन घंटा के वीडियो में आपको ये सेक्शन याद हो चुका होगा, इसका रूल नंबर याद हो चुका होगा, इसकी कंडीशंस और प्रोविजंस याद हो चुके हो, बस मेरे साथ उधर बैठे बैठे दोहरा लेना। प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी एक्ट के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 के सेक्शन नंबर 42 और रूल 14 ऑफ द प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2014 में समझा जाता है। कोई भी कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है, वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। सेक्शन में डायरेक्टली तो डेफिनेशन नहीं मिलती प्राइवेट प्लेसमेंट की, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहता है प्राइवेट प्लेसमेंट इज एन ऑफर टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी टू अ सिलेक्टेड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्संस। अब ये होता कैसे है? तो पहला पॉइंट, जिन लोगों को अलॉटमेंट करना है उनकी लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैयार करते हैं और इन्हें कहा जाता है आइडेंटिफाइड पर्संस, जो कि सेक्शन 42 के हिसाब से 50, लेकिन रूल के हिसाब से 200, तो कंसिडर करेंगे 200। एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
आप 4 बार अलॉटमेंट कर लो, लेकिन याद रखना 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 करो, 40 अलॉटमेंट करो, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, के उन एम्प्लॉयज को जिन्हें ईसॉप्स के माध्यम से सिक्योरिटीज मिली है, एक्सक्लूड कर देंगे, यानी 200 के वो बाहर। जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करा जाएगा तो इसके लिए लिस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं, लेकिन परमिशन कौन देता है? वेरी गुड, आई नो, आपने उधर बोल दिया। शेयर होल्डर देते हैं, और कैसे देते हैं? टू गुड, आई नो, आपने उधर बोल दिया है, बाय मींस ऑफ अ स्पेशल रेजोल्यूशन। सुपर, यू आर गोइंग राइट। तीसरे पॉइंट में आपसे कहते हैं कि जैसे ही बोर्ड ने अपना लिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइड पर्संस तैयार कर दिया है, कितने दिनों के अंदर, मुझे पता है आप उधर बोल चुके, 30 डेज के अंदर अंदर एक ऑफर लेटर, जिसे प्राइवेट प्लेसमेंट एप्लीकेशन कम ऑफर लेटर कहा जाता है, इन सभी आइडेंटिफाइड पर्संस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या राइटिंग में दे सकते हैं, जिसका फॉर्मेट होता है, आई नो आपने उधर बोल दिया है, और वो है पासपोर्ट में, जो कहां पे मिलेगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोले, MCA की वेबसाइट। इसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तो हमसे ये कहा जाता है कि जो भी लोग इस ऑफर लेटर के आधार पर सब्सक्रिप्शन करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे एप्लीकेंट्स इस फॉर्म को प्रिस्क्राइब मैनर में भर करके अलॉन्ग विद सब्सक्रिप्शन मनी कंपनी को देंगे। और सब्सक्रिप्शन मनी कैसे नहीं होगा? एग्जैक्टली, कैश में नहीं होगा। तो भाई कैसे होगा? वेल, ये आप दे सकते हो चेक के माध्यम से, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, या फिर किसी भी बैंकिंग चैनल जैसे कि NEFT कर सकते हो, RTGS कर सकते हो, किसी भी तरह से जो भी कंपनी प्रिस्क्राइब कर रही है, एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो। और उसके बाद हमसे ये कहते हैं, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, और हमसे ये कहते हैं कि कंपनी ये याद रखे कि एक भी रुपया प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पर आए सब्सक्रिप्शन मनी का वो यूज नहीं कर सकती जब तक, कब तक? जब तक नहीं, जब तक एग्जाम नहीं, जब तक यानी कब तक? वेल, तब तक जब तक वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, पहले अलॉटमेंट करे और फिर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन 15 डेज ई फॉर्म एग्जैक्टली पास 3 में फाइल नहीं कर देती ROC को, अलॉन्ग विद द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द अलॉटीज एंड ऑल अदर प्रेस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन। ये लो याद हो गया, ये लो याद हो गया, मेरे साथ बैठे बैठे उधर दोहराते दोहराते आपने तो प्राइवेट प्लेसमेंट समझ लिया। अब बहुत छोटा सा पॉइंट बस बचा है यहाँ पर, कुछ छोटे छोटे से एक दो पॉइंट, फ्रेश ऑफर कब नहीं ला सकते, क्या होगा, और फिर पेनल्टी आ जाएगी। समझा गया इतना? तो आओ जरा देख लेते हैं अब ये पॉइंट हमसे क्या कहते हैं। वेल, छठा पॉइंट आपसे कहता है कोई भी कंपनी ना फ्रेश ऑफर या इन्विटेशन नहीं ला सकती है प्राइवेट प्लेसमेंट का। अंडर दिस सेक्शन बोल रहे हैं, तो अंडर दिस सेक्शन का मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट का, और इसका ये मतलब कोई दूसरे तरह का ऑफर शायद पॉसिबल हो सकता है, सब्जेक्ट टू अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द एक्ट। यानी एक प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग है और उस दौरान अगर आप कोई FPO ओपन करना चाह रहे हो, क्या मैडम ये पॉसिबल है? सब्जेक्ट टू अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द एक्ट आप उस चीज को प्लान करो। क्या ESOP ला सकते हैं? अगेन सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज B एंड द एक्ट, उसको प्लान करो। ये पॉइंट स्पेसिफिक सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट। और कहता है जब एक प्राइवेट प्लेसमेंट पेंडिंग चल रहा है, कोई भी फ्रेश ऑफर या इनविटेशन नहीं आ सकता है जब तक आपने उस पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के संबंध में सारा अलॉटमेंट करके प्रोसेस कंप्लीट ना कर लिया। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन पास 3 इज द लास्ट टाइम, तो वो आपने ना कर लिया। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, आपका ये ऑफर अगर फेल हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपने उस ऑफर को विड्रॉ कर लिया या अबेंडन कर, फॉर एनी पॉसिबल रीजन पीपल डिड नॉट सब्सक्राइब, जिनको ऑफर लेटर दिया उन्होंने नहीं लिया, लेने से मना कर दिया लास्ट मिनट। So unless you have made the allotment and completed with all the formalities, or the offer or the invitation has been abandoned or withdrawn by the company, आप नहीं कर सकते कोई भी फ्रेश ऑफर। ठीक है? आइडेंटिफाइड पर्संस की संख्या कभी भी 200 से ज्यादा नहीं होगी एक साल में, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है? और 7वें पॉइंट पर जब अपन आते हैं तो 7वां पॉइंट आपसे ये कहता है कि जो भी कंपनी इस सेक्शन में ऑफर लेकर के आई है ना, उसको अलॉट करनी होती है सिक्योरिटीज विद इन 60 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। जो 2 दिन है, 30 और 60, कंफ्यूज मत होना। पैसा आने से 60 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट होना है, और अलॉटमेंट से 15 दिन, नॉट 30 दिन, अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है।
कंफ्यूज मत होना कि 60 कहाँ आ रहा है 15 कहाँ आ रहा है। पैसा आने से हमारा ये साइकिल एक्चुअली है 30, फिर उसके बाद अब पहले पहले तो हम अपना लेटर भेजेंगे, ठीक है, तो नेम रिकॉर्ड करने से 30 डेज में लेटर जाता है, फिर पैसा आएगा, पैसा आने से 60 दिन के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट करना है, और अलॉटमेंट से 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको अपना जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट है ई फॉर्म पास 3 में वो फाइल करना, ठीक है। सो अलॉट 60 डेज में ही करना है, और जो अगर आप नहीं कर पाते, इन केस द कंपनी नॉट एबल टू अलॉट विद इन दैट टाइम पीरियड, तो अगले 15 दिन के अंदर आपको सारा पैसा रिफंड करना है, और जो नहीं कर पाए तो 60वें दिन की समाप्ति के बाद से ही 12% पर एनम से ब्याज लगेगा, और एडिशनल ब्याज के साथ पैसा, ठीक है। 60 डेज में अलॉटमेंट करना है, नहीं कर पाए तो 60th डे खत्म होने से नेक्स्ट 15 डेज के अंदर पैसा रिटर्न करूं, और ये 15 दिन में अगर आप पैसा रिटर्न नहीं कर पाए तो 60th डे से ही पिछले 15 दिन का रेट्रोस्पेक्ट 12% पर एनम के हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपको एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो एप्लीकेंट्स थे जिनका एप्लीकेशन मनी आप नहीं लौटा। क्लियर हो गया क्या ये कंसेप्ट? तो ये दो और एडिशनल पॉइंट यहाँ पर आ गए हैं, आपको ध्यान रखने लायक है। कोई भी फ्रेश ऑफर नहीं लेकर के आ सकते हो जब तक पुराना खत्म ना हो जाए, विड्रॉ ना हो जाए या बंडन ना हो जाए, ठीक है। पैसा आने से 60 दिन में अलॉटमेंट होना है, अलॉटमेंट नहीं हो पाता है, अच्छा इसको लिख करके कर लें क्या अपन, क्विकली क्विकली लिख करके कर लें क्या? चलो आओ जल्दी से बता देती हूँ आपको, समझ लेते हैं अपन इसे लिख करके, ताकि आपको भी क्लैरिटी बनी रहे। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42 है, रूल नंबर 14 है, और आपके चैप्टर नंबर 3 में ये कवर। अरे यार ये फिर गायब हो गया यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मत घबराओ, उधर बैठे बैठे मेरे को दिख गया कि ये गायब हो गया। चलो आओ, ये प्राइवेट प्लेसमेंट है, ठीक है। सेक्शन नंबर 42 है, रूल नंबर 14 है, और चैप्टर नंबर 3 है। 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप परीक्षा में भी गलत लिखते, रोमन नंबर, चैप्टर नंबर 3 कम नहीं है, ठीक है। अभी यहां पर सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या करते हैं, आईपी यानी आइडेंटिफाइड पर्संस का लिस्ट तैयार करते हैं, ठीक है। आईपी आइडेंटिफाइड पर्संस का लिस्ट तैयार करते हैं, फिर इस लिस्ट के तैयार होने से 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, शेयर होल्डर की स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल भी ले लेना है, और आपका जो पास 4 है जिसमें आपने आपका ऑफर लेटर कम एप्लीकेशन फॉर्म बनाया है, वो इन आइडेंटिफाइड पर्संस को भेजना है। क्लियर हो रहा है इतना, ठीक है। फिर जो लोग रेडी है सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्रिप्शन करने के बाद वो कंपनी को पैसा देंगे, ठीक है। अब आगे आपको ये ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन करा है, इन लोगों के द्वारा जो आपको पैसा दिया गया है सब्सक्रिप्शन के बाद, W/I का मतलब विद इन होगा, ठीक है, ध्यान रखना। विद इन 60 डेज कंपनी को अलॉटमेंट करना है, विद इन 60 डेज अलॉटमेंट करना है। अगर आप नहीं कर पाते हैं, इफ इट इज नॉट डन विद इन 60 डेज, तो ऐसी स्थिति में 15 डे में आपको रिफंड करना है, 15 डे में, और 15 डे में नहीं कर पाए तो फिर ऐसी स्थिति में आपको 12% पर एनम से ब्याज देना है, और ये 60th डे के खत्म होते ही शुरू हो जाएगा, यानी पिछले 15 दिन का रेट्रोस्पेक्टिव, अगर अलॉटमेंट नहीं कर, अगर अलॉटमेंट कर दिए हो तो उसके बाद आगे क्या करना है, तो एक छोटा सा पॉइंट है, और वो आपसे ये कहता है कि अगर आपने इसको नीचे लेकर के आ गया विद इन 60 डेज, आपकी मेरे पास उधर जगह नहीं है ना, तो आपके पास उधर जगह हो तो अलॉटमेंट के आगे एरो बढ़ा लेना, ठीक है। 60 डेज में आपने अलॉटमेंट कर दिया, अब अलॉटमेंट कर दिया है तो अब क्या करना है आपको भैया, यहां से 15 डेज के अंदर अपना रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है, और ये आप फाइल करेंगे ई फॉर्म पास, बस हो गई सारी डेट्स, हो गया सारा प्रोसेस। एक फॉर्म और आता है यहाँ पर आपके नॉलेज के लिए, उसको भी लिख देती हूँ यहाँ पर, वो होता है पास 5, आने वाला है अभी वो फॉर्म। ये बेसिकली रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, जो पूरा आपने प्राइवेट प्लेसमेंट करा ना उसका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। तो देखो ये हो गई आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट की समरी, इतने छोटे से चार्ट में आपका पूरा सेक्शन 42 विथ रूल 14 चैप्टर नंबर 3 सारे डेज यहाँ पे कवर अप हो, प्राइवेट प्लेसमेंट टीपी टीपी विथ पीपी प्राइवेट प्लेस, समझ गए क्या? चलो आओ लौटाओ वापस से इधर, चलो
लास्ट पार्ट है बच्चों, और लास्ट पार्ट है पेनल्टी का यहाँ पर। और पेनल्टी को लेकर के हमसे क्या कहा गया है भाई, पेनल्टी तो होगी, पेनल्टी तो बिल्कुल लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। अगर आप काम नहीं करेंगे या गलत करेंगे तो पेनल्टी तो लगेगी। बस पहले होता था, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, अब तो जेल में आना पड़ेगा। आए आए, होप यू रिमेम्बर बचपन वाला वो गेम। बट अभी तो जेल में नहीं जाना पड़ता इस सेक्शन में, तो एटलीस्ट मॉनेटरी पेनल्टी है, और मॉनेटरी पेनल्टी 2 है। अगर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टाइमली फाइल नहीं करते हो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टाइमली फाइल नहीं करते हो, तो कंपनी, प्रमोटर और डायरेक्टर के ऊपर, कंपनी को भी देना है, उसके हर डायरेक्टर पे लगेगी, और प्रमोटर के ऊपर सीडीपी, सीपीडी, पीसीडी जैसे भी याद हो जाए, ठीक है, जैसे भी याद हो जाए, कंपनी, प्रमोटर, डायरेक्टर सब पे लगेगा। क्या क्या लगेगा, कितना पेनल्टी लगेगा, 1000 पर डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज नॉट एक्सीडिंग 25 का। जितना डिले करोगे 15 दिन के बाद 1000 रुपया पर डे से पेनल्टी, नॉट एक्सीडिंग 25। और दूसरा पेनल्टी कौन सा होता है, दूसरा पेनल्टी है ये वाला। और ये जो पेनल्टी है बच्चों, ये पेनल्टी लगता है जब कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे पैसा लिया, बट इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस सेक्शन, यानी कोई ना कोई प्रावधान, कोई ना कोई प्रोविजन है जो आपने नॉन, और अगर कोई प्रोविजन आपने नॉन कंप्लाई करा है, इफ द मनी हैज बीन एक्सेप्टेड इन कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ दिस सेक्शन, तो फिर वापस से सीपीडी आ जाएंगे यहाँ पर, फिर वापस से सीपीडी रहेंगे, ये कंपनी रहेगी, प्रमोटर भी रहेंगे और डायरेक्टर भी रहेंगे, सीपीडी, पीसीडी जैसे भी आ, इन सब के ऊपर पेनल्टी लगेगी, अमाउंट दैट इज रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और 2 करोड़ विच एवर इज, तब ऐसा आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से, और 2 करोड़ विच एवर इज लोअर, मतलब न्यूनतम 2 करोड़ तो हो ही जाएगा अगर उससे ज्यादा उठाए, 2 करोड़, 2 CR पेनल्टी। एंड ऑल्सो सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ कंपनी को सारा पैसा जो है वो रिफंड बैक करना पड़ेगा, अलोंग विद द इंटरेस्ट टू द सब्सक्राइबर्स। सारा पैसा आपको रिफंड बैक करना पड़ेगा अलोंग विद द इंटरेस्ट टू द सब्सक्राइबर्स, वही जो अपन ने अभी पढ़ा, पेनल्टी बनना पड़ेगी आपको, याद रखो। और लास्ट में कंपनी को सारा रिकॉर्ड रखना है, पास 5 में जो अपन पढ़ ही चुके कि पास 5 में आप एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखते हो, और ये है आपका पूरा प्राइवेट प्लेसमेंट। मल्टीपल रिवीजन भी करा दिया मैंने आपको इसका, शॉर्ट में समरी भी बनवा दिया मैंने आपको इसका, चार्ट भी बनवा दिया मैंने आपको इसका, और प्राइवेट प्लेसमेंट इस तरह से आपका फिनिश ऑफ हो गया। देखो, देखते देखते आपने प्राइवेट प्लेसमेंट रिवाइज भी कर लिया और वीडियो भी देख लिया। So this is it guys in this Wisdomful Wednesday. I hope your Wednesday had been really wisdomful with this video. I'm going to see you in the next video of the Wisdomful Wednesday. लेकिन अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं करे तो जल्दी से जाना नहीं थम्बा, पहले वीडियो लाइक करिए, अपने कमेंट्स पुट अप करिए, आपको क्या और इसमें चाहिए, या इन केस एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, कोई डाउट है तो वो यहाँ पर लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, और मेरे साथ स्पेस पे बने रहिए। I'm going to see you in the next video. Now, time for us to depart. अभी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। खूब अच्छे से अपना ध्यान रखिए और पानी पीते रहिए, गर्मी का मौसम है, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, नमस्ते।